बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 क्रिया। बालिका गा रही है, बच्चे कक्षा में हिंदी पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में गाने और पढ़ने के कार्यों का जिन शब्दों द्वारा बोध हो रहा है वे क्रियाएं हैं। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता है, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अतः प्रत्येक वाक्य में क्रिया आवश्यक होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लड़का मन से पढ़ता है और परीक्षा पास करता है। उक्त वाक्य में पढ़ता है और पास करता है क्रिया पद है। ध्यान दीजिए, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे राधिका पत्र, क्रिया का अभाव। राधिका पत्र पढ़ रही है क्रिया के साथ। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे खेतों में फसल पक गई, ये ऑटोमेटिक ही मतलब ये अपने आप ही हुई है। किसान फसल काट रहा है, ये किसान के द्वारा की जा रही है क्रिया। तो कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। जैसे हंसिका ने गीत गाया एक शब्द और हंसिका गीत गा रही है ये अधिक शब्द। तो क्रिया के रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे नीरज खेल रहा है, नीरजा खेल रही। लिंग के कारण परिवर्तन। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रही हैं। ठीक है। वचन के कारण परिवर्तन। मैदान में बहुत बड़ा मेला लगेगा और मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है। ये काल के कारण परिवर्तन। क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे माँ ने बाजार से साड़ियां खरीदी, यहाँ पे क्रिया, और माँ ने बाजार जाकर साड़ियां खरीदी, यहाँ पे दो क्रिया। ठीक है, जाकर और खरीदी। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे धोबिन कपड़े धोती है, ये स्त्रीलिंग और एक वचन हो गया। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ये पुल्लिंग और बहुवचन हो गया। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे छात्रा ने कविताएं सुनाई, स्त्रीलिंग बहुवचन। श्याम ने आम खाया, पुल्लिंग एक वचन। धातु। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चा माँ की बात सुन रहा है, तुम गाना सुन रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। इन सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में सुन शब्द का प्रयोग किया गया है। यही शब्द क्रिया का मूल रूप यानी धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे तू लिख, तू पढ़, तू जा, तू खा। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पर, पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया। अ बिना कर्मक यानी कर्म के, यानी कि कर्म के बिना। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और न ही कर्म की अपेक्षा होती है अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि। बालक सो रहा है, कर्ता क्रिया। मोर नाच रहा है, ये कर्ता है, क्रिया है। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किस, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। निकिता हंस रही है, निकिता क्या हंस रही है, नहीं पता। नवीन भाग रहा है, नवीन क्या भाग रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। स मतलब सा और कर्म मतलब कर्म की। तो वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना आदि। प्रिया फल काट रही है। अनिल संतरे का रस पी रहा है। कर्ता कर्म क्रिया, यहाँ पे अनिल देखो प्रिया करता है, ठीक है, फल कर्म है, काट रही क्रिया है। अनिल करता है, संतरे का रस कर्म है और पी रहा है क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वो क्रिया का कर्म होता है, यानी क्रिया सकर्मक है। जैसे मानसी कपड़े धो रही है, मानसी क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। राजीव चित्र बनाता है, राजीव क्या बनाता है? वो चित्र बनाता है। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया यानी कि एक कर्म वाली क्रिया। जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राखी कपड़े सुखाती है, राखी क्या सुखाती है? कपड़े। कर्ता कर्म क्रिया एक हो गई। मुकुंद फूल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है मुकुंद? फूल। कर्ता कर्म क्रिया, इसमें एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई, गौरव ने हर्ष को पुस्तक दी। कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया। तो राधा ने किसे कहानी सुनाई? बच्चे को। राधा ने बच्चे को क्या सुनाई? कहानी, ठीक है। गौरव ने किसे पुस्तक दी? हर्ष को। गौरव ने हर्ष को क्या दी? पुस्तक। तो इसमें ध्यान देने की चीज है, देखिए कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती। जैसे विनीत पढ़ रहा है, इसमें कर्म का अभाव है, इसमें केवल कर्ता है, इसमें क्रिया है। क्या पढ़ रहा है? किसी को नहीं पता। यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है, जैसे पुस्तक, कहानी, पत्र आदि। अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, कर्म क्रिया किस्मत क्या खेलती है? खेल। दूसरा है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए, सामान्य मतलब सिंपल सरल क्रिया, सीधा सा, कि जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। पिताजी ने दरवाजा खोला, धोबी कपड़े लाया, वह स्कूल गया, तुम खाना खाओ, ठीक है। संयुक्त क्रिया, साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सुनैना घरेलू काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें मुख्य क्रिया कौन है? सुनैना। सहायक क्रिया ये हो गई, गरीब। राजीव माँ बुला रही है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आ गए, रंजक सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वह रंजक सहायक क्रिया कहलाती। जैसे बच्चों बाहर आ जाओ, मदारी खेल दिखा रहा है, मुख्य क्रिया रंजक सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया है, रंजक सहायक क्रिया। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा शब्दों से फिल्म, फिल्माना, लज्जा, शर्म, लजाना, शर्माना, बात बतियाना, झूठ झुटलाना, टक्कर टकराना, लात लतियाना। सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द से अपना आप अपनाना, मैं मिमियाना, साथ सठियाना, चिकना चिकनाना, मोटा मुठियाना। अनुकरणात्मक शब्दों से थप थप थपथपाना, गुनगुन गुनगुनाना, भिन भिन भिनभिनाना, गुड़ गुड़ गुड़गुड़ाना। ऐसे ही आगे दिए गए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना बिल्ली को दूध पिलाती है और रमा खरगोश को गाजर खिलाती है, ठीक है।
इन दोनों वाक्यों में पिलाती खिलाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है। जैसे विपुल दूध पीता है, वो खुद पी रहा है और इसमें माँ विपुल को दूध पिलवाती है, तो वो प्रेरित होकर दूध पिलवाती है। दोनों स्थितियों में विपुल दूध पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं दूध पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर दूध पी रहा है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के कर्ता हैं, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया की भेद। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे नमन बच्चे को पाठ पढ़ाता है, प्रिया बच्चे को नहलाती है। कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, कर्ता स्वयं बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वो क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अमन गौरव से बच्चे को पढ़वाता है, अमन स्वयं कार्य न करके वो गौरव को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। गौरव दर्जी से प्राची के कपड़े सिलवा रहा है, गौरव दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रहा है। लिखना लिखाना लिखवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, खाना खिलाना खिलवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, रोना रुलाना रुलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, खेलना खिलाना खिलवाना। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ थैला लेकर बाजार गई, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया। अब अभी समझाऊंगी कैसे। शेखर ने भागकर बस पकड़ी, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया। तो इन वाक्यों में लेकर तथा भागकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये गई तथा पकड़ी मुख्य क्रिया से पहले घटित हो रही हैं। गई से पहले लेकर और पकड़ी से पहले भागकर, तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है। परी घर आकर खेलने गई, चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई। गई से पहले आकर, गई से पहले उड़कर। बेटा खाना खाकर चले जाना, सोनल पढ़कर सोने चली गई। तो देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा आज। कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा न हो अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, सामान्य क्रिया। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का कार्य करें, संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वो सहायक क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणार्थक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।